Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our first chapter from economics, that is story of village Palampur. So students, last lecture में हमने पालमपुर का इंट्रोडक्शन लिया था, करेक्ट. वी सॉ दैट पालमपुर वाज अ विलेज जहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थी. देन उसके बाद में वी सॉ दैट के पालमपुर के अंदर स्कूल भी थे, हॉस्पिटल्स भी थे, क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक भी था, करेक्ट. गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सेंटर भी था एंड साथ साथ में प्राइवेट क्लिनिक भी प्रेजेंट था. देन पालमपुर वाज द विलेज जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहले आ चुकी थी एंड ड्यू टू दैट रीज़न पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, करेक्ट. ये हमारा इंट्रोडक्शन था टू पालमपुर. नाउ नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. किसके बारे में था? दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट. हमने देखा था दैट कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर 4 फैक्टर्स. हमें कितने फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है? 4 फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है. कौन से थे वो 4 फैक्टर्स? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. ये 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, करेक्ट. हमने इन सब फैक्टर्स के बारे में ओवरव्यू लिया था. हमने देखा था कि दिस ऑल फैक्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन प्रोडक्शन, और अगर इसमें से एक भी फैक्टर नहीं होगा, करेक्ट, इनमें से कोई एक फैक्टर भी अगर नहीं हुआ तो प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रोडक्शन के लिए दिस 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि इस चैप्टर में हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये ह्यूमन कैपिटल वाला जो पार्ट है वो हम अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर? क्या बताया था मैंने? दैट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 फैक्टर्स, दैट इज लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा. एंड जो हमारा 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज ह्यूमन कैपिटल, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आपको ईजीली समझ में आए कि लैंड, लेबर और कैपिटल कैसे यूज़ होता है प्रोडक्शन में, इसलिए इस पूरी स्टोरी को रेडी किया गया है. मतलब हम ये तीनों फैक्टर का यूजेज जो है वो कैसे देखने वाले हैं? पालमपुर के व्यू पॉइंट से, करेक्ट. एक विलेज दिया हुआ है हमें सो दैट हम इजीली उससे कनेक्ट हो सके, हमें समझ में आ सके कि ये 3 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. सो let's start with land. Okay, farming in Palampur. Okay, क्योंकि ये एक विलेज है सो इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, दैट इज़ फार्मिंग होगा, करेक्ट. क्योंकि यूजुअली विलेजेस के अंदर मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग होता है. ऐसा नहीं बोल रही कि सब विलेजेस में मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ विलेजेस में मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग. सेम केस गोज विद पालमपुर. पालमपुर में भी मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग. पालमपुर में 75% से ज़्यादा लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है. क्लियर? सो देखते हैं कि लैंड और फार्मिंग का क्या कनेक्शन है. फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड. अच्छा, वेरी फर्स्ट थिंग कि लैंड जो है इज़ द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब हम लैंड को क्रिएट नहीं कर सकते. आप लैंड नहीं बना सकते, हम लैंड क्रिएट नहीं कर सकते. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम लैंड का यूजेज चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड सपोज पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा था तो आप उस लैंड को रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उस लैंड को इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे रोड्स बिल्ड कर सकते हो, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हो. सपोज कोई वेस्ट लैंड है, मतलब ऐसे ही है जहाँ पर कुछ कल्टीवेशन नहीं हो रहा, तो आप उस वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर उस वेस्ट लैंड पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो. इन शॉर्ट ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि लैंड हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हम लैंड का सिर्फ यूजेज चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ अगर पहले सपोज 10% लैंड फार्मिंग के लिए यूज़ हो रहा था और 90% लैंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा था,
तो हम क्या कर सकते हैं, 20% लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी 80% अदर एक्टिविटीज़ के लिए। समझा, मतलब लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ये क्या शो करता है कि लैंड फिक्स्ड है। समझ आया क्या बोला है यहाँ पे, लैंड क्रिएट नहीं हो सकता, मतलब लैंड फिक्स्ड है। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है अबाउट दैट। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to the production of the farm. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट पालमपुर के अंदर नियरली 75% लोग जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए, दैट इज़ अपने अर्निंग के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। आइदर वो फार्मर्स होते हैं या फार्म लेबरर्स। अच्छा, फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स में क्या डिफरेंस है, फार्मर्स आर दोज पर्सन्स जो अपने ही लैंड पर काम करते हैं, दैट इज़ लैंड की ओनरशिप उनके पास ही होती है। फार्म लेबरर्स कौन होते हैं, जिनका अपना खुद का लैंड नहीं होता, वो किसी दूसरे के लैंड पर जाकर काम करते हैं। सो पालमपुर में 75% लोग फार्मिंग में एंगेज्ड है, आइदर वो अपने खुद के लैंड पर काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे के लैंड पर जाकर काम कर रहे हैं। बट रिमेंबर दैट देर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें कि फार्मर्स का वेलबींग जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, फार्मिंग पर। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा उनको इनकम मिलेगी और उतना ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। करेक्ट, सिंपल है कि फार्मर्स जो है उनका वेलबींग डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, क्रॉप से। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा उनका लिविंग स्टाइल होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम लोग फार्मिंग के प्रोडक्शन में हम लैंड इंक्रीज नहीं कर सकते। मीनिंग एज आई टोल्ड यू कि लैंड क्या है, इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर। तो फार्मिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज करना है ना, तो हमें कुछ दूसरे वेज यूज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज लैंड एरिया इंक्रीज नहीं हो सकता। देखते हैं, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village has been converted into cultivated land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. क्या बताया है, दैट फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज करने का एक वे होता है कि लैंड एरिया बढ़ा दो। ठीक है, बट पालमपुर का हमने क्या प्रॉब्लम देखा, दैट पालमपुर के अंदर जितना भी एरिया था वो सब ऑलरेडी कल्टीवेशन में आ चुका है। मतलब अब पालमपुर में न्यू लैंड प्रेजेंट नहीं है। समझा, तो ये एक ऑप्शन हट गया। समझे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे बेसिक वे क्या है, एरिया बढ़ा दो, है ना, लैंड एरिया बढ़ा दो। बट लैंड एरिया हम नहीं बढ़ा सकते बिकॉज लैंड इज दैट फैक्टर जो फिक्स्ड है, जो इंक्रीज नहीं हो सकता। अब हम दूसरे वेज देखेंगे जिससे पालमपुर में प्रोडक्शन बढ़ाया है, क्योंकि लैंड एरिया हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें फिर दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जिससे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। सो लेट्स सी कि पालमपुर के फार्मर्स ने क्या किया है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन किया है हमें, दैट हमने ऊपर देखा लैंड तो इंक्रीज नहीं हो सकता, तो अब हमें वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई और तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सके। सो हाँ, वी हैव द वे, लेट्स स्टडी कौन सा वे है वो। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, Kharif, farmers grow jawar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, Rabi fields are sown with wheat.
From the wheat produced, farmers keep enough wheat for their family's consumption and sell surplus at the market at रायगंज. अभी क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट लैंड तो इंक्रीज नहीं हो सकता, सो अदर वेज दिए. अदर वे क्या है, दैट एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करो. करेक्ट. अदर वे क्या दिया है यहाँ पे, कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करो. तो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, बारिश के सीज़न में जवार एंड बाजरा ग्रो करते हैं. ठीक है. अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो पीरियड है उसमें वो लोग पटेटोज ग्रो करते हैं. देन उसके बाद विंटर सीजन जब आते हैं, मतलब दिसंबर से लेके अप्रैल तक, वो लोग क्या करते हैं, वीट सो करते हैं. करेक्ट. वीट का जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें से उनकी फैमिली को जितना चाहिए वो अपने पास रखते हैं, एंड बाकी का जो वीट है, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वीट है, वो उसको रायगंज के मार्केट में सेल करते हैं. समझ आया पूरा. दैट एक साल में जहाँ एक ही क्रॉप ग्रो हो सकता है, बट यहाँ के फार्मर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप. क्या कर रहे हैं वो लोग, एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अगर एक साल में वो 3 या 4 क्रॉप ग्रो करते हैं तो उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है. सो सेम चीज़ पालमपुर के फार्मर्स के साथ हो रही है कि अगर वो लैंड नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सेम पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा बार प्रोडक्शन कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम सेम पीस ऑफ लैंड पर मोर देन 1 टाइम 2 टाइम प्रोडक्शन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग. क्या कहते हैं हम इसे, मल्टीपल क्रॉपिंग. मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेम पीस ऑफ लैंड को हम ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग. आगे आपको वो टर्म भी दिया जाएगा. क्लियर. यहाँ तक समझा. क्या कर रहे हैं, लैंड नहीं इंक्रीज हो सकता है, सो सेम पीस ऑफ लैंड पर ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो लोग. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to the traders in Shahpur. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट ये 3 क्रॉप जो ऊपर हमने पढ़े वो तो ग्रो हो ही रहे हैं, बट पालमपुर के जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, अपने टोटल लैंड में से एक छोटा सा लैंड एरिया किसको दे देते हैं, शुगरकेन को. देन शुगर केन कट करने के बाद आइदर रॉ फॉर्म में, मतलब आइदर इन द फॉर्म ऑफ शुगर केन वो बेच देते हैं, या फिर उसका जैगरी, दैट इज़ वो गुड़ होता है, वो बनाकर मार्केट में सेल करते हैं. गेटिंग. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पालमपुर के फार्मर्स एक ईयर में एक पीस ऑफ लैंड पर टोटल 4 क्रॉप्स ग्रो करते हैं. रेनी सीजन में जवार एंड बाजरा, अक्टूबर से दिसंबर तक पोटैटोज, देन उसके बाद विंटर सीजन में वीट, और पूरे ईयर लैंड का एक पार्ट वो किसको डिवोट कर देते हैं, शुगर केन को. ठीक है. द मेन रीजन वाई द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Portion wheels were till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट हमने ऊपर पढ़ा दैट पालमपुर के जो विलेजर्स हैं वो एक साल में मोर देन 1 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. इसके पीछे सबसे मेन रीज़न क्या है, दैट पालमपुर में फार्मर्स आर यूजिंग इरिगेशन. उनके पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है, उनको पानी के लिए बारिश पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. अगर इरिगेशन नहीं होता, ट्यूबवेल्स नहीं होते, तो विलेजर्स मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाते, फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाते, क्योंकि साल में एक ही बार बारिश होती तो वो एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते.
बट क्योंकि दे हैव ट्यूबवेल्स, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, दैट इज़ द रीज़न कि वो साल में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पाते हैं. उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं टू वाटर द फील्ड्स, एंड इसकी वजह से दे आर एबल टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप. स्टार्टिंग में पालमपुर में ये ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाई थी, बट धीरे धीरे देखते देखते इवन प्राइवेट फार्मर्स जो थे उन्होंने भी ट्यूबवेल इंस्टॉल किया, बिकॉज उनको पता चला कि ट्यूबवेल से प्रॉफिट्स हो सकते हैं. अगर बारिश पर डिपेंड करेंगे तो एक ही क्रॉप ग्रो होगा, बट अगर ट्यूबवेल है आपके पास, अगर प्रॉपर इरिगेशन है आपके पास, तो आप एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो. एक से ज़्यादा क्रॉप अगर आप ग्रो कर सकते हो तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. क्लियर? ओके. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All the farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? सी ये मल्टीपल क्रॉपिंग याद रखो, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है. सो व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? जब हम वन ईयर में मोर देन वन क्रॉप ग्रो करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग. क्लियर? नाउ पालमपुर के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं, सब फार्मर्स जो है वो कम से कम 2 क्रॉप्स तो ग्रो करते ही है. करेक्ट? वो खारिफ और ये राबी क्रॉप्स, दैट इज ज्वार एंड बाजरा और वीट, ये तो ग्रो करते ही है. प्लस बहुत सारे फार्मर्स अब इवन थर्ड क्रॉप दैट इज पोटैटो भी ग्रो करने लग गए हैं. ये किसका स्टोरी है? हमें दिया है पालमपुर का. पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग होता है. मेनी ऑफ द फार्मर्स फॉलो मल्टीपल क्रॉपिंग. ऑलमोस्ट सब फार्मर्स 2 क्रॉप तो ग्रो करते ही है, लेकिन इसके साथ साथ में देर आर सर्टेन फार्मर्स जो थर्ड क्रॉप दैट इज पोटैटो भी ग्रो करते हैं. क्लियर? अच्छा, ये हमने एक वे पढ़ा. कौन सा वे? मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग से हम क्या कर सकते हैं? सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. कौन से वे से? मल्टीपल क्रॉपिंग. एक और वे है जिससे हम सेम पीस ऑफ लैंड पर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. 2 वेज दिए हैं. पहला कौन सा है? द वे ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. पहला कौन सा है? मल्टीपल क्रॉपिंग. अब दूसरा हम देखेंगे कौन सा है. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. एक तरीका क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग का? The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional one, with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizer. All this were readily available in the with the farmers who did not have to buy them. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि एक तरीका प्रोडक्शन बढ़ाने का है मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा है मॉडर्न मेथड यूज़ करना. अच्छा, अब पहले मॉडर्न मेथड बताने से पहले आपको बताया है कि पहले फार्मर्स क्या यूज़ करते थे. सो पहले फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे. ट्रेडिशनल सीड्स से प्रोडक्शन लिमिटेड होता था. ट्रेडिशनल सीड्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स इनफ होते थे, लेकिन उससे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था. 1960s के बाद फार्मिंग में एक पूरा चेंज आया जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन. सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है. देखो, पहला ये पैराग्राफ में जो गिवन पैराग्राफ जो अभी मैंने रीड आउट किया, इसमें आपको क्या बताया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले सिचुएशंस कैसी थी. सो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, प्रोडक्शन लिमिटेड होता था, पानी भी कम लगता था और फर्टिलाइजर्स भी कम लगते थे. कब तक? टिल 1960s.
1960s के बाद सिचुएशन जो थी वो चेंज हुई. लेट्स सी क्या चेंजेस आए इसमें. द ग्रीन रिवोल्यूशन in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using the high yielding variety, that is HYV of seeds. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grains on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That in late 1960s, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. नाउ ग्रीन रिवोल्यूशन में चेंज क्या था? जो ट्रेडिशनल सीड्स हम यूज़ कर रहे थे उसकी जगह अब हम HYV सीड्स यूज़ करने लगे. HYV क्या था? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. इसका क्या सिनेरियो था? दैट जो ट्रेडिशनल सीड प्रोड्यूस करती है ये उससे 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. समझ आया क्या बोला है यहाँ पे? ये जो हाई यील्ड सीड्स होते हैं ये ट्रेडिशनल सीड्स मतलब जो नॉर्मल सीड्स पहले फार्मर यूज़ करते थे उससे 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. सो यूजिंग HYV सीड वॉज ऑल्सो द वे जिससे हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया. समझ आया? पहला वे कौन सा था अपना? मल्टीपल क्रॉपिंग से हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते हैं और साल में एक से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं. मॉडर्न में क्या था? दैट वी आर यूजिंग दी HYV सीड्स. और ये HYV सीड्स क्या कर रहे हैं? ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. Higher yields were possible only from the combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट ये जो हाई यील्ड सीड्स थे इनको क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते थे, प्लस इन सीड्स को पेस्टिसाइड्स भी रिक्वायर्ड होते थे क्योंकि क्रॉप जो प्रोड्यूस होता था उस पर कीड़े मकोड़े लग जाते थे तो उसको हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स भी रिक्वायर्ड था. अगर इसमें से कुछ नहीं रहा तो हाई यील्ड सीड्स भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे. करेक्ट. सो अगर आपको हाई यील्ड वेराइटी सीड्स दैट इज HYV सीड्स से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए हमें? पहला तो सीड दैट इज HYV सीड्स हमें चाहिए. दूसरा हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए. केमिकल फर्टिलाइजर्स क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर्स इतनी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे इसीलिए हमें एडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए एंड साथ साथ में पेस्टिसाइड्स. अगर ये चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा तो प्रोडक्शन 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाएगा. समझ आया क्या बताया मैंने यहाँ पे? दैट HYV सीड्स को सक्सेसफुली ग्रो होने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, देन उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स. ये 4 चीज़ें रहेगी तो ही प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होगा. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in this region set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizer and pesticides in farming. Some of them brought farm machineries like tractors and threshers which made the plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट इंडिया में ये जो HYV सीड को यूज़ करने का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो कौन से फार्मर्स ने किया था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने. उन्होंने HYV सीड्स को यूज़ किया, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटअप किए, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया एंड पेस्टिसाइड यूज़ किया. ये सब चीज़ों के यूजेज के बाद उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. देखो यहाँ पे दिया है ना, दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, मतलब प्रोडक्शन उनका इंक्रीज हुआ था. इन
In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With the HYV seed, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had the greater amount of surplus wheat to sell in the market. अभी यहाँ पे हमें पालमपुर के बारे में बताया है दैट पालमपुर में जब फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड यूज़ कर रहे थे तो प्रोडक्शन कितना हो रहा था 1300 kg, मतलब 1300 kg. लेकिन जब फार्मर्स ने HYV सीड यूज़ करके प्रोडक्शन शुरू किया तो उनका प्रोडक्शन कितना हुआ 3200, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, थोड़ा बहुत कम, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उनका प्रोडक्शन हुआ. अब फार्मर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी था टू सेल इन द मार्केट. पहले उनके पास कितना था, सिर्फ 1300 kg, जिसमें से उनको थोड़ा अपने फैमिली के लिए रखना पड़ता था एंड बाकी वो मार्केट में सेल करते थे. अब प्रोडक्शन कितना हो गया 3200 हो गया. 3200 kg अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो फार्मर्स के पास मार्केट में सेल करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में व्हीट प्रेजेंट है. सो दिस वाज द सेकेंड वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. पहला वे कौन सा था हमारा, द वे ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा कौन सा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड. ये 2 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना लैंड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल द लैंड सस्टेन. अभी क्योंकि आप लैंड पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, वाटर लार्ज क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, तो कब तक लैंड इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएगा, क्या हमेशा कर पाएगा या धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें इस पैराग्राफ में दिया है. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resource base. क्या बताया यहाँ पे कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत सोच समझ कर एंड बहुत केयरफुली उसको यूज़ करें. कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या शो करती है दैट ये जो मॉडर्न मेथड अभी हमने पढ़ा, कौन सा, वो HYV सीड्स वाला मेथड, इसकी वजह से लैंड ओवर यूज़ होता जा रहा है. क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, क्योंकि केमिकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वाटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं एंड क्योंकि क्रॉप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन सब की वजह से धीरे धीरे लैंड की क्वालिटी जो है वो क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है. इन मेनी एरियाज green revolution is associated with loss of soil fertility due to increased in use of chemical fertilizer. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that बहुत सारे एरियाज में जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन प्रैक्टिस किया गया था, बहुत सारे ऐसे एरियाज में इट इज़ द रिपोर्ट दैट वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई है. एंड इसके पीछे रीज़न क्या था, दैट वी वर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एक्सेसिव क्वांटिटी. हम बहुत क्वांटिटी में केमिकल्स यूज़ कर रहे थे एंड ड्यू टू दैट रीज़न सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हुई है. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. नेक्स्ट क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट मॉडर्न फार्मिंग की वजह से, हमने ऊपर पढ़ा ना दैट HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए ऑफ वाटर. सो ड्यू टू दैट वाटर, मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर सप्लाई, अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इरिगेशन दैट इज़ ट्यूबवेल्स जो है वो कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, ग्राउंड से. जब हम ट्यूबवेल ऑन करते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर लेकर और फील्ड्स को जाता है पानी. तो क्योंकि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है तो फील्ड्स पर ज़्यादा पानी जा रहा है एंड ड्यू टू दैट रीज़न जो हमारा वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture.
क्या बताया है कि सॉइल और वाटर, है ना, ये दोनों ही ग्राउंड वाटर एंड सॉइल, ये दोनों ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनको रीबिल्ड होने में टाइम लगता है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इनको केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि अगर एक बार डिस्ट्रॉय हुआ तो इसको वापस से रीजनरेट करने के लिए बहुत सारे ईयर्स लगेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट पालमपुर में लैंड कैसे डिवाइडेड है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.